नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है इसका सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना का शाब्दिक अर्थ होता है जन की गणना, अर्थात जो लोग हमारे भारतवर्ष में निवास करते हैं उनकी संख्या को गिनना कि वो कितने हैं, किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोग हैं। जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखे गए हैं और आगे भी जब तक न्यू सेंसस नहीं हो जाता, जो कि 2021 में होना प्रस्तावित था, किसी कारणवश वो नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से। तो 2011 की सेंसस ही अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन रूप से टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को अरेंज किया गया है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें कवर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनगणना। देखिए, अगर हम बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें तो जनगणना का मतलब मैंने आपको बता दिया। जनगणना का मतलब होता है जन की गणना, यानी कि मनुष्यों या जो भी पुरुष, महिलाएं, बच्चे हमारे भारतवर्ष में निवास करते हैं उनकी संख्या को गिना जाना या गिनना जनगणना कहलाता है। अगर हम बात करें 2011 सेंसस की, तो इसमें देखिए 2011 की जो सेंसस है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए जो 2011 की जो सेंसस है वो 15 बार अभी तक जनगणना चूंकि की जा चुकी है। 15वीं जनगणना थी कौन सी, 2011 वाली। 1872 में, देखिए ये सारे के सारे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए 2011 की जनगणना जो थी वो कौन सी जनगणना थी या कैवीं जनगणना थी, तो ये 15वीं जनगणना थी जो कि 2011 में हुई थी। इससे पहले जो है जनगणना जो हुई थी वो 14वीं थी और ये 15वीं थी। 1872 में अगर हम बात करें जनगणना की शुरुआत की, तो सबसे पहले 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना जो है वो कराई गई थी। कहाँ, भारत की हम बात कर रहे हैं। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की बात करें, देखिए दो प्रश्न बने। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके काल में कराई गई थी, कुछ स्पेसिफिक ना देकर केवल यही पूछे कि भारत में जनगणना किसके काल में सर्वप्रथम कराई गई थी, तो लॉर्ड मेयो के अधीन कराई गई थी। ये गवर्नर जनरल उस समय थे, वायसराय थे। ठीक है, 1872 में कराई गई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 में हुई थी। देखिए 1949 के बाद ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महा रजिस्ट्रार जिसको हम कहते हैं और जनगणना आयोग द्वारा कराई गई थी। ठीक है, 1949 के बाद ये जो हमारी जनगणना अभी तक चली आ रही है वो जो कराई गई थी। अंतिम जनगणना 2011 में हमारे भारतवर्ष में हुई, जबकि अगला 2021 में कराया जाना था, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन बने। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, 15वीं थी। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, अंडमान निकोबार में इनकी हत्या कर दी गई थी चाकू से मारकर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखिएगा। किसकी, लॉर्ड मेयो की, वायसराय थे उस समय। अगर हम बात करें कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो दशकीय जनगणना जो अभी तक चली आ रही है वो कब हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुई थी। ठीक है, 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन हो गया और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा यह कराई जाने लगी। आगे बढ़ते हैं। हम बात करें भारतीय संविधान की, तो उसकी धारा 246 के तहत 246 देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में अंकित है। तो क्वेश्चन क्या उठा, बताइए कि भारत की जो संविधान है उसकी किस धारा के अंतर्गत भारतीय जनगणना होती है, या किस धारा में कहा गया है भारतीय जनगणना कराने का प्रावधान किसमें है, तो 246। ठीक है, तो देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ दो है, दो का दो गुना करेंगे तो 4 और दो का 3 गुना करेंगे तो 6। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, ठीक है, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में अंकित है। अब बात करते हैं पहली सतत या समकालिक जनगणना, जो कि वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन, मैंने बताया, शुरू हुई थी। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपस में रिपीट होते जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको रिवाइज होती जाएंगी।
तो उससे आपको दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएँगी। एक बार वीडियो को आपको देख लेना है, 2 बार पीडीएफ पढ़ लेना है, ठीक है? और आराम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पीडीएफ के लिए आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल जॉइन कर सकते हैं। मैं इसके कमेंट बॉक्स में लिंक जो है पिन कर दूँगा। तो पहली सतत या समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में शुरू हुई। उसके बाद 10 साल का चक्र चला। यह डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन के नेतृत्व में किया गया था, जो भारत के जनगणना आयुक्त थे उस समय। किस समय? जब 1881 में, उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। और जनगणना आयुक्त भारत के कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। ये सारे के सारे फैक्ट्स एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान से नोट करते जाइए, कॉपी अगर बना रहे हैं तो, वरना पीडीएफ आपको मिलेगी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी, और आयोजित होने वाली नवीनतम जनगणना 2011 की थी। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो ये हुई 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। इन्हीं की हत्या अंडमान निकोबार में चाकू मारकर कर दी गई थी। आपसे संपूर्ण जनगणना पूछे कब से स्टार्ट हुआ, या जो दशकीय जनगणना वास्तविक रूप से कब से स्टार्ट हुई, तो 1881 से हुई। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। उस समय जो है कौन थे जनगणना आयुक्त? तो ये डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन थे। हम बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो 1951 में आयोजित की गई थी, और आयोजन जो है होने वाली 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है? इतने फैक्ट्स क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगर बात करें, तो देखिए 2011 में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। 1881 वाली जनगणना जो थी, तभी से दशकीय जनगणना का आरंभ हुआ। और वैसे पूछे सबसे पहले जनगणना, तो लॉर्ड मेयो 1872। मेयो देखिए, मेयो में 2 अक्षर हैं, तो अंत में 7 के बाद 2 है, तो ऐसे भी थोड़ा गेस करके आप वहाँ पर 4 विकल्प होंगे, उनकी में एलिमिनेट करके मार सकते हैं। ठीक है? वर्तमान जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी थे। ये जो 2021 की जनगणना होने वाली थी, और है भी वर्तमान में, अगर जनगणना हुई भारत की, तो इस समय विवेक जोशी ही वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं। और जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, तो आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपसे अगर कोई पूछे कि जो मॉडर्न टाइम है, इसमें जो है जनगणना कराने का सर्वप्रथम किस देश ने शुरू की थी, तो वो स्वीडन ने की थी। 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी स्वीडन में। तो देखिए, अभी हमने भारत का पढ़ रहे थे हम ना, अगर पूरे विश्व स्तर की बात करने लगे और पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले संसार में जनगणना कहाँ कराई गई थी, तो ये स्वीडन में कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1749 ईस्वी में कराई गई थी। आगे देखते हैं। दशकीय जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में 1790 ईस्वी में की गई थी। तो 2 क्वेश्चन तैयार रखिए। पहला, सर्वप्रथम जनगणना पूरे विश्व स्तर की अगर हम बात करें तो कहाँ कराई गई थी? स्वीडन में। कब? 1749 ईस्वी में। दशकीय जनगणना की शुरुआत की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम अमेरिका में कराई गई थी, 1790 ईस्वी में कराई गई थी। अब हम भारत की बात करें, तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय में कराई गई थी। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और जब 1881 में दशकीय जनगणना शुरू हुई, तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? ये डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन थे। और हम बात करें 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2021 जो जनगणना नहीं हुई कोविड के कारण, या वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। इतने सारे प्रश्न देखिए बार बार रिपीट होंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे चीज़ों को जोर डालने की जरूरत नहीं है। सुनते जाएंगे आराम से, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। बस 2 बार क्लास जरूर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है? तो क्वेश्चन पूछेगा इंग्लैंड में जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1801 में हुई। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना विश्व स्तर पर कब हुई? 1790 में। किसने कराई? अमेरिका ने। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना किसने कराया? स्वीडन ने कराया। कब कराया? 1749 ईस्वी में कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब प्रमुख कुछ परिभाषाएं हैं, अभी आगे चलकर सारी चीजें मिलती रहेंगी आपको। जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता दर, दशकीय वृद्धि दर, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले ही देख लेंगे, ताकि जब आए सामने तो हमको डेफिनेशन समझ में दिक्कत ना हो कि क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें। चलिए, देखिए अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं?
देखिए जनसंख्या घनत्व तो सिंपल सी आप बात समझिए, घनत्व तो किसी का क्या होता है, कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है, गाढ़ी से रिलेटेड ये है कि कितना ज़्यादा वो भरा हुआ या कितने आयतन में उसका कितनी मात्रा उपस्थित है। तो जनसंख्या घनत्व भी उसी टाइप से है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह या साइंस में भी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत व्यक्तियों की संख्या से। अब इसको समझिए, जैसे अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर की, मैं 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर हम बनाएंगे, 1 किलोमीटर की चारों साइड बना लेंगे और इस 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग निवास करते हैं वही जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर एक भुजा मिल गई, तो आप 2 किलोमीटर पूर्व में जाइए, सॉरी पूर्व में जाइए, 2 किलोमीटर उत्तर में जाइए, 2 किलोमीटर दक्षिण में, 2 किलोमीटर पश्चिम में, और इससे एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। तो जो स्क्वायर के अंदर जितनी भी जनसंख्या निवास करेगी वही है हमारी जनसंख्या घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, सॉरी लिंगानुपात की। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भाई मान लीजिए आपका कोई शहर है, सपोज करिए आप केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में अगर हम बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मिलेंगी, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। ऐसे शिशु लिंगानुपात हो गया। अब देखिए शिशु किसे माना गया है? जो 0 से 6 वर्ष की आयु के होंगे उन्हें शिशु माना गया है। तो जो 0 से 6 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनकी तुलना में 1000 बच्चों की तुलना में कितने जो है बच्चियां मिलती हैं या बालिकाएं मिलती हैं जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु की हों, ठीक है, उसे शिशु लिंगानुपात कह देंगे। हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है साक्षरता दर, इंपॉर्टेंट है। देखिए साक्षरता दर से क्वेश्चन भी बना है कि बताइए कितने वर्ष तक के लोगों को साक्षरता में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 वर्ष का जो हो गया उसी को पढ़ने लिखने वाला माना जाता है। 7 वर्ष से जो बच्चे छोटे होते हैं उनको साक्षरता दर में गिनती नहीं की जाती उनकी। 7 वर्ष और इससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। कितने वर्ष? 7 वर्ष। 7 वर्ष से कम आयु की, देखिए 4 विकल्प देके तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए साक्षरता दर जो है वो कितने वर्ष से स्टार्ट होगी या कितने वर्ष पर डिफाइन है। तो ये 7 वर्ष पर डिफाइन है। 7 वर्ष या उससे अधिक वाले बच्चों को जो है जिनको लिखना पढ़ना आता हो उन्हें साक्षर माना जाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। अब सपोज करिए कि आप टोटल जनसंख्या 100 है, उसमें में से जो 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं और लोग हैं वो 50 हैं, और 50 में से भी 40 लोग शिक्षित हैं, ठीक है, तो 100 में से 40 लोग शिक्षित हुए ना, तो 40% साक्षरता दर हो गई। इस तरह से साक्षरता दर निकाली जाती है। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि की। दशकीय वृद्धि जिसको क्या कहते हैं, 10 वर्ष के मध्य में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को कहते हैं। सपोज करिए कि आप अभी 2023 में हैं, 24 में सॉरी, अब 2024 से 2034 तक में 10 सालों में जितनी जनसंख्या में वृद्धि होगी उसे दशकीय वृद्धि कहते हैं, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि जितनी होगी। डिफिनेशन आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, महान विभाजक वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। महान विभाजक वर्ष से क्या तात्पर्य है? देखिए महान विभाजक वर्ष कुछ नहीं है, भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि महान विभाजक वर्ष की संज्ञा किस वर्ष को दी जाती है? तो 1921 को दी जाती है। क्यों दी जाती है भैया? क्योंकि 1911 से 1921 में जो दशकीय वृद्धि थी भारत की वो ऋणात्मक हो गई थी, महामारी आई थी, ठीक है, इस वजह से 1911 में जो, भाई देखिए आप अगर बात करें तो 2000 से 2011 की, अगर हम बात करें 2000 से 2011 की, तब भी हमारी दशकीय वृद्धि पॉजिटिव आई है। यानी कि जनसंख्या जैसे बढ़ती जाती है तो दशकीय वृद्धि भी तो बढ़ती जाएगी। लेकिन हुआ क्या था कि महामारी की वजह से जो जनसंख्या 1911 में थी वो घट गई है, और बढ़ने के बजाय घट गई 1921 में। इसी दशकीय वृद्धि को ऋणात्मक दशकीय वृद्धि या महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है 1921 को। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भैया अब ये इतना इंपॉर्टेंट ईयर है कि अभी तक आज तक दुनिया में जितने भी दशकीय मतलब हुई है जनगणना उसमें केवल यही विभाजक वर्ष क्यों है? तो इसका इंपॉर्टेंट एक और चीज पूछा जाता है कि बताइए कितने प्रतिशत की कमी आई थी दशकीय वृद्धि में? तो देखिए 0.31% ऋणात्मक हो गई थी जो जनसंख्या है, ठीक है, इतने की कमी आई थी, जिसके फलस्वरूप 77 लाख जनसंख्या में कमी आ गई थी। इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। तो जितने पॉइंट महान विभाजक वर्ष से हो सकते थे आपको मैंने कवर करा दिए।
अगर आप देखेंगे वीडियो को आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक मिलती जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी बिना कोई टेंशन लिए पूरी चीज़ों को कंप्लीट रूप से देखना है। एक दो बार वीडियो के बाद आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़ों की। बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए अगर हम बात करें 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़ों की, पहले पॉइंट की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121,08,54,977 थी। आप अनुमानित रूप से याद करेंगे तो 121 करोड़ लगभग जनसंख्या आपको दिखेगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कुल क्षेत्रफल जो है 2.4% है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि 2.4% पर 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या निवास करती है। इसको पहले समझिए क्या कह रहा है ये। इस दूसरे पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व में जितनी भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। लेकिन जो भारत की जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है वो पूरे विश्व का 17.5% है। अब समझिए कितना कम क्षेत्रफल हमारे पास है और कितनी ज्यादा जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगले पॉइंट को देखें तो 2011 जनगणना में दशकीय वृद्धि 17.7% थी। अब क्योंकि 2011 जनगणना ही अभी तक मान्य है तो उसकी चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी। तो 2011 जनगणना में दशकीय वृद्धि 17.7% थी, जबकि नागालैंड की राष्ट्रीय वृद्धि दर ऋणात्मक 0.6% रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य था जिसकी जो राष्ट्रीय वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही। तो ये नागालैंड की रही, 0.6% इसकी वृद्धि दर रही थी। याद रखिए। और जो हमने अभी महान विभाजक वर्ष देखा था तो महान विभाजक वर्ष में 1921 में 10 की वृद्धि में कितनी कमी आई थी, तो ये आई थी 0.31%। और टोटल जनसंख्या की बात करें तो 77 लाख की कमी आई थी। और वहीं 2011 जनगणना में 10 की वृद्धि 17.7% थी, जबकि नागालैंड की राष्ट्रीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी। एक ही राज्य ऐसी थी जिसकी राष्ट्रीय वृद्धि ऋणात्मक थी, ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव थी 10 की वृद्धि, लेकिन नागालैंड की ऋणात्मक थी तो 0.6% थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 325 से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे 325 और 382 भी क्यों लिखा है, इल्यूशन में आप देखेंगे एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो पहले था कितना, 2001 से 2011 तक के बीच में ये 325 था, सॉरी। और 2011 में कितने जो है भारत की जनसंख्या घनत्व तो कितना है इस समय, 382 है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, 2011 के पहले जनसंख्या घनत्व कितना था, 325 था। और 2011 में जो जनसंख्या घनत्व हो गया, और मैंने जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आपको शुरू में पढ़ाई थी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस समय भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। ये सारी चीजें आगे भी रिपीट होंगी, परेशान मत होइए, याद हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें लिंगानुपात हम देख लेते हैं। अब लिंगानुपात में मैंने सारी लिंगानुपात एक साथ कवर कर दिए हैं, देखिए कितने अच्छे से आपको क्लास में ही याद हो जाए। देखिए लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही तो लिंगानुपात होती है, अभी पढ़े हम लोग। तो 1000 पुरुषों पर भारत में कितनी महिलाएं हैं, 943। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं बात करें अगर अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात की, अनुसूचित जातियों का मतलब क्या हुआ, अनुसूचित जातियों का मतलब हुआ एससी, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों का मतलब हुआ एसटी। अब ये सारे फैक्ट इकट्ठे कवर हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैं अगर ओवरऑल लिंगानुपात की बात करूं तो 1000 पर 943 महिलाएं हैं भारत में, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। वहीं अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात की बात करूं जिनको हम एससी शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं तो 945 है। भाई देखिए दो ज्यादा है, यहाँ से रिलेट करके याद करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, +2 है ना। 943 लिंगानुपात ओवरऑल है। और एससी की लिंगानुपात की बात करें तो 945 है, दो ज्यादा है। वहीं एसटी के लिंगानुपात की बात करें तो ये देखिए 990 है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो एसटी का 990 लिंगानुपात, टोटल भारत का 943। और अनुसूचित जातियों यानी एससी की बात करें तो 945। वहीं देखिए शिशु लिंगानुपात भी मैंने कवर कर दिया है। 0 से 6 वर्ष आयु वालों की हम संख्या अगर काउंट करें तो 0 से 6 वर्ष आयु वाले अगर हम 1000 बच्चे लें और उनकी तुलना में जितनी बच्चियां मिल जाए हमें 0 से 6 वर्ष आयु वाली, उसी को शिशु लिंगानुपात कहते हैं, जो कि भारत में वर्तमान में 918 है, ठीक है, 918 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व की डिफिनेशन हम लोग पहले पढ़ लिए थे, क्या होती है। मैंने कहा था वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी तो आपका कवर होता जाएगा।
पहले पॉइंट की बात करें तो जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय वह जनसंख्या जो कि मात्रा का मापक है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है अगर हम बात करें तो ये बिहार का है। और चूंकि इम्पोर्टेंट है तो 1106 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। इससे यही पूछा गया है प्रश्न, ये नहीं पूछा गया है कि कितना है, तो ये पूछा गया है सबसे कम। देखिए इतने फैक्ट याद करिए जितने एग्जाम में याद रहें, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो सकता है? दिमाग लगाइए, दिल्ली का हो सकता है। दिल्ली 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में निवास करते हैं। देखिए 11 यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, और 11 बिहार में भी है। यहाँ पे 320 है, वहाँ पर 06 है, तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। सबसे कम अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की जो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये है अंडमान निकोबार की। और अगर हम राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की। देखिए 2011 में जो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और दशकीय वृद्धि 17.7 थी, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोनों फैक्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कुछ और, तो देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो इनको क्रम वाइज आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा राज्य इसमें से कौन सा है, तो याद रखिए पहले उत्तर प्रदेश, फिर है महान हमारा महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो कम से कम तीन तो याद ही रखिए। और बिहार के साथ पश्चिम बंगाल आपको कम से कम 50 बार देखने को मिलेगा। तो बिहार पश्चिम बंगाल एक साथ ही रहते हैं लगभग। किसी भी सेकंड्स में आप देखेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये तीनों लगभग साथ ही रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार। ट्रिक की बात करें हम तो इसको याद कर लीजिए, UMB। UMB, तुम एमबी हो, तुम क्या हो? तुम एमबी हो। जो डेटा पैक आता है ना उसमें एमबी तो होता है मेगाबाइट, तुम मेगाबाइट हो। तो ऐसे याद कर सकते हैं UMB। यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो भारत में है वो सिक्किम की है। सिक्किम देखेंगे आप मैप में अगर, तो छोटा सा यहाँ पर कोने के छोटा सा एक सिक्के जैसा है, तो सिक्किम की जनसंख्या भी बहुत ही कम है। सिक्किम में मजा, आप इसके ट्रिक से रिलेट करके कर सकते हैं कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। सिक्किम में मजा है। किसको है मजा? अरुण को है। सिक्किम में मजा कौन करता है? अरुण करता है। सिक्किम से सिक्किम, मजा से मिजोरम, अरुण करता है तो अरुणाचल प्रदेश। तीन तीन आप याद रखिए, मोर देन इनफ है। और अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था कि सर्वाधिक जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का ही है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का, राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली का। तो इसी तरह से आपको फैक्ट रिवाइज होते जाएंगे, सारी की सारी चीजें कवर होती जाएंगी। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख है। तो ये मोटा मोटा डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है उसकी जनसंख्या लगभग है कितनी भाई, और जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है उसकी जनसंख्या कितनी है? 6 लाख है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.02%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार मतलब भारत देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या यानी कि जो सिटी में निवास करते हैं, शहर में निवास करते हैं, वो जनसंख्या कितनी है? 31.02%। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8%। तो इसमें आप एक को याद रखिए, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए ग्रामीण जनसंख्या आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 है फिर दो बार 8 है, तो 68.8% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 100 में से 68.8 को घटाएंगे तो नगरीय जनसंख्या ऑटोमेटिक 31.02% मिल जाएगी। तो एक याद रखिए, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं दशकीय वृद्धि। ठीक है, दशकीय वृद्धि देखते हैं कि इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो दशकीय वृद्धि में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य हम बात करें अगर, तो मेघालय है, जिसपे सबसे ज्यादा 2011 में दशकीय वृद्धि हुई थी। 27.9% हुई थी मेघालय राज्य में। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ? मेघालय में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप दो को याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक तो याद ही रखिए कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। कितनी हुई थी? 27.9% 10 की वृद्धि हुई थी।
न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य अगर आपसे कोई पूछे तो नागालैंड थी। मैंने बताया था क्यों थी ये, क्योंकि यहाँ की 10 की वृद्धि निगेटिव हो गई थी, याद करो, -0.6% निगेटिव हो गई थी ना, तो इसलिए नागालैंड की 10 की वृद्धि सबसे कम थी। उसके बाद केरल की थी। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो पहले पे केरल है, दूसरा तमिलनाडु है। दो राज्यों को आप याद रखिए, ठीक है, केरल, तमिलनाडु। केरला की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है पूरे भारत में, और इसका लिंगानुपात है कितना, 1084। 1084 से आप याद रखेंगे, ठीक है, आसान रहेगा। और 10 याद रखिए और बाकी तो 4 का दोगुना यहाँ पे बगल में 8 लिखा ही है। 1084 लिंगानुपात केरला का सबसे ज्यादा, उसके बाद तमिलनाडु। अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो हरियाणा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, 879, ठीक है। तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा, और चूंकि 1 घटा दिए हैं तो वो 2 वापिस मांग रहा है, तो 7 में 2 जोड़ देंगे 9। इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 879, और उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है दूसरे नंबर पर। देखिए, अब अगर हम बात करें कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में 972, तथा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में 834। अभी हमने देखा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य भी हरियाणा ही है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य भी हरियाणा ही है, जिसमें 834 शिशु लिंगानुपात है। अब देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो वैसे तो केरला है, लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात के मामले में तो यहाँ पर अरुणाचल यानी अरुण के बच्चे आगे हो जाएंगे, तो 972 वहां की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर, ठीक है। हम लोग देखते हैं साक्षरता, जो अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ के आए थे। साक्षरता दर किसे कहते हैं, अगर 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई बच्चा लिख पढ़ सकता है भारत में तो उसे हम साक्षर मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 7 वर्ष। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं, केरल, और अभी हमने देखा था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल ही है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरला है, 94% लोग यहाँ के साक्षर हैं, मतलब 100 लोगों में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरला ही है, ठीक है, जहाँ की लिंगानुपात कितनी है, 1084। मैंने कहा था 10 याद रखो, बाकी 4 का दोगुना 8 बगल में लिखा है। मिजोरम की बात करें, दूसरे नंबर पर है। तो केरल में मजा कौन करता था, अरुण करता था। हम लोग पहले भी इसको पीछे से पढ़ चुके थे, याद रखें। तो सिक्किम में मजा अरुण करता था, सिक्किम में मजा कौन करता था, अरुण करता था। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य थे, हमने ऐसे पढ़ा था। उसके बाद देखिए केरल में मजा है कब, जब लोग साक्षर रहेंगे तो मजा आएगा ही। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरला 94%, दूसरे नंबर पर है मिजोरम 91.3%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी केरल में ही है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी केरल में ही है। तो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता तो आपको याद होगी केरल में, लेकिन अगर सर्वाधिक, अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता अगर केरल की है तो जो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक होगी वो भी केरल में होगी, और जो महिला साक्षरता सर्वाधिक होगी वो भी केरल में होगी। न्यूनतम साक्षरता वाले प्रतिशत वाले राज्यों की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है बिहार, और बिहार में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था कितना था, हम लोग ने पीछे पढ़ा था 11-11 से लेट करके, ठीक है, 11,320 वहां का था और 11,06 बिहार का था। तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम पुरुष प्रतिशत व न्यूनतम महिला प्रतिशत साक्षरता की बात करें तो वो भी बिहार में ही है, ठीक है। तो घुमा के पूछेगा तो भी आंसर बिहार ही होगा। अब देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 80.9% भारत की अब हम बात कर रहे हैं, एवं महिला साक्षरता दर 64.6% थी। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर 80.9%, मतलब हर 100 लोगों में से लगभग 81 लोग पढ़े लिखे हैं पुरुषों में, और हर महिलाओं में 100 में से लगभग 65 महिलाएं जो हैं, 65 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो ये आप 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष का जो है टोटल देख रहे हैं, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। अब अगर हम बात करें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पे, दूसरा है बिहार, ठीक है। तो बिहार ऑप्शन में होगा तो बहुत लोग पहला बिहार मार देते, नहीं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की हम बात कर रहे हैं तो वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद बिहार है। अगर हम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य अथवा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत की बात करें, देखिए अगर कहीं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, मतलब कम से कम ग्रामीण जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जनसंख्या कैसी होगी, शहरी होगी। तो क्वेश्चन दोनों तैयार रखिए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछे प्रतिशत में, और या न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पूछे प्रतिशत में, तो पहले पर है गोवा और दूसरे पर मिजोरम। मतलब प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें प्रतिशत के हिसाब से, याद रखिएगा ये टर्म याद रखिएगा, प्रतिशत पूछेगा तो अलग आंसर होगा, और अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रतिशत नहीं लगाएगा तो अलग आंसर होगा, इसी में खेलता है एग्जामिनर।
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो ये है पहले पर गोवा, दूसरे पर मिजोरम। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत या न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पहले पर हिमाचल प्रदेश। तो दो ही आप याद रखिए कि सर्वाधिक, देखिए एक याद रखेंगे एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप ये याद कर लीजिए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत होगी वहाँ पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या होगी, तो घुमा के पूछेगा तब भी कर लेंगे। या आप ये याद कर लीजिए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, गोवा में, प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, कि प्रति 100 लोगों में से कितने लोग, ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं, ये गोवा में सबसे ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए बदल गया आंसर। अगर यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जो नगरीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक प्रतिशत में है, वो गोवा की है। लेकिन अगर ऐसे बिना प्रतिशत की बात करेंगे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो ये महाराष्ट्र में रहती है। हमने देखा था कि यूएमबी, तुम एमबी हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये तीनों को तीनों सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य थे। उसमें दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही तो था। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। तो फैक्ट मैंने लिख दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी। एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब। यानी अगर हम बात करें कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर ज्यादा निवास करती है, पंजाब में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपसे प्रतिशत के हिसाब से पूछे कि सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं, प्रतिशत के हिसाब से मतलब प्रति 100 लोगों में कहाँ पर सबसे ज्यादा एससी निवास करते हैं। मान लीजिए कि आपके शहर में 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से मान लीजिए आपके शहर में 80 लोग एससी हैं। तो और उत्तर प्रदेश की टोटल बात करें तो उसमें मान लीजिए 200 लोग एससी हैं, लेकिन 1000 लोगों में से 200 लोग एससी हैं, तो प्रतिशत के हिसाब से तो कम हो गया ना उत्तर प्रदेश, लेकिन ओवरऑल मामला में ज्यादा हो गया। तो वही कहने का मतलब है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर सबसे ज्यादा है, पंजाब में है। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या के हिसाब से कहाँ पर सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा एससी ही निवास करते होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक एसटी जो है प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो ये मिजोरम है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो सर्वाधिक एसटी निवास करते हैं मिजोरम में, और अगर वैसे पूछेगा जनसंख्या के अनुसार तो सर्वाधिक एसटी निवास करते हैं कहाँ पर, शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन जो बनता है कि एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 11वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार देखा गया है बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में झारखंड को टारगेट करके क्वेश्चन स्पेशली, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है। इसको ऐसे ही रट लीजिए कि झारखंड जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में 11वें स्थान पर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि भाई सारे राज्यों को तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन झारखंड का याद रखिए 11वें स्थान पर आता है, कि एग्जाम में पूछा गया है। जबकि एसटी जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर आता है। अगर हम ओवरऑल जनसंख्या की बात करें तो छठे स्थान पर आता है झारखंड, एसटी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या। लेकिन अगर हम शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या प्रतिशत के मामले में बात करें तो झारखंड 11वें स्थान पर आता है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करती, मतलब कोई भी अनुसूचित जनजाति जो है हरियाणा एवं पंजाब में निवास नहीं करती। तो क्या निवास करते हैं यहाँ पे, एससी। मैंने पहले ऊपर ही बता दिया, देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर पंजाब मैंने लिखा था क्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी निवास करते हैं यहाँ प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक। तो हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करती यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, इसको भी हम लोग कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है भाई, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यही का है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये दो पॉइंट कवर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली। 10 की वृद्धि मैंने बता दिया था कि हर 10 साल के बाद कितनी प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि होती है, वही 10 की वृद्धि है। 10 लिखा ही है, आगे ही 10 लिखा है, तब क्या। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सॉरी, लक्षद्वीप है। तो देखिए लक्षद्वीप दो जगह आया है, तो इसको बढ़िया मिलाकर याद कर लीजिए कि जो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है।
क्यों न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सॉरी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है? क्योंकि यहाँ की जो दशकीय वृद्धि थी वो सबसे कम थी। तो बस अब दोनों पॉइंट याद हो गए कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। हम लोगों ने पहले ही बात की थी। बिहार की बात की थी, उसमें भी 11 आ गया आ रहा था, इसमें भी 11 आ रहा है। 11,320 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार समूह, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? 46 है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसमें केवल 46 लोग ही निवास करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जहाँ की लिंगानुपात 1037 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर हम बात करें तो 1084 केरला, याद रखिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1037 यानी 1037। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र कौन शासित प्रदेश कौन सा है? ये दमन द्वीप है, जहाँ के लिंगानुपात रेशियो कितना है? 618 है। तो आप इनमें केवल स्टेट ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, बहुत सारे नंबर्स में जाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना याद रखें कि सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? दमन एवं दीव का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और हमने बात किया था सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? केरला था। 94% लोग साक्षर थे, याद रखिए। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नागर हवेली है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर व सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी लक्षद्वीप की ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं, कुछ चीज़ें और बची हैं, एक आध उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा सारा जो है जनसंख्या खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। मतलब जनसंख्या नहीं खत्म हो जाएगी, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर यहीं से देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, पहले कवर कर चुके हैं, रिवीजन के लिए है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अथवा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो प्रतिशत के हिसाब से भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे है। और न्यूनतम के हिसाब से अगर हम बात करें कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ का है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत के हिसाब से कहाँ निवास करती है? चंडीगढ़ में। देखिए ये सब पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ये सब एससी वाले ही क्षेत्र हैं। तो हमने बात किया था कि प्रतिशत के हिसाब से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति निवास करती है? तो पंजाब था। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है, आसपास वाले क्षेत्र उसके पंजाब के जो हैं एससी वाले ही हैं, याद रखिएगा। और एससी एसटी हरियाणा और पंजाब में कोई भी एससी एसटी निवास नहीं मतलब एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब निवास नहीं करती, एससी ही वहाँ पर रहते हैं। तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती। और हमने पढ़ा था हरियाणा पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करती, जबकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एससी निवास नहीं करती कोई भी। ठीक है, ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली। तो अगर हम एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप नंबर 1 पे है। जबकि ओवरऑल जनसंख्या की बात करें कि सबसे ज्यादा एसटी कहाँ निवास करती है, तो दादर नगर हवेली में निवास करती है। ठीक है, आगे अगर हम अगला पॉइंट देखें तो देखिए दिल्ली चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। और हमने क्या कहा था कि देखिए दिल्ली चंडीगढ़ पुदुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती यानी अनुसूचित जनजाति। और पंजाब एवं हरियाणा में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। और दिल्ली चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती। तो ये सारे याद रखिए, चंडीगढ़ आ गया ना, आसपास में चंडीगढ़ दिल्ली पुदुचेरी ये सब में जो है एसटी निवास नहीं करती, पंजाब में भी एसटी निवास नहीं करती। तो इस तरह से पूरा टोटल जो है आपका ये जनगणना जो है खत्म होता है, सेंसस। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं देखने को मिलेगा जहां तक है। और आप इसको 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3-4 बार इसमें हम लोग ने प्रैक्टिस किया है और सारी चीज़ों को कई बार रिवाइज किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।